एक छोटे से वीडियो के अंदर हम 11th के उस चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं जिसके बगैर 11th को नहीं समझा जा सकता। हम लोग इसी तरह से सारे चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो भी होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसी तरह से छोटे छोटे ही वीडियो रहेंगे, तो आप खाना खाते घूमते टहलते कभी भी इस छोटे छोटे वीडियो के हेल्प से आप सारे चैप्टर को रिवाइज कर पाएंगे। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम 11th के उस चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम उस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को पढ़ने वाले हैं जिस फॉर्मूले के बेसिस पे आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं उस चैप्टर का नाम है रेक्टिलिनियर मोशन, जिसको आप मोशन इन वन डायरेक्शन भी बोलते हैं। तो आपके सामने जितने सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं वो सारे ही फॉर्मूले हैं जिससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए आपको ये सारे फॉर्मूले याद होना बहुत जरूरी है अगर आप नीट या फिर जेईई के एग्जाम में बैठते हैं। तो आज हम इस छोटे से वीडियो के अंदर इन्हीं सारी कंसेप्ट को थोड़ी सी समझने की कोशिश करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि जितने सारे ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं वो आपको अच्छे से याद हो जाए एग्जाम से पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो आपने डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा होगा। एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? दो पॉइंट के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोल सकते हैं। यानी जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट होती हैं उन दोनों पॉइंट को अगर हम सीधा स्ट्रेट लाइन से मिला दें और उस स्ट्रेट लाइन का लेंथ जो भी आएगा वही डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ये तो रही बात समझने वाली। बाकी अगर हम फॉर्मूले के बेसिस पे अगर कैलकुलेट करना चाहे तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे आप देख सकते हैं यहां दो पॉइंट हमने ले रखे हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। ये पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है, एक्स वाई जेड में बोल सकते हैं, और पोजीशन दे रखा है। और कोई पार्टिकल है जो ए से बी पे जा रहा है और हमसे पूछा गया है कि जब पार्टिकल ए से बी जाएगा तो बताओ पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना किया होगा। तो उसी चीज को आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इसको आप डायरेक्शन वाइज भी कैलकुलेट कर सकते हैं और मैग्नीट्यूड वाइज भी। तो उसी तरह हमने उसी चीज को ध्यान में रखते हुए यहां पे दोनों ही फॉर्मूले आपके लिए लिख रखे हैं। तो अगर मान लीजिए आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए वेक्टर फॉर्मूले में, तो यहां आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब अगर इस फॉर्मूले की थोड़ी बात करें कि इसको आखिर कैलकुलेट करनी कैसे है, तो ध्यान दीजिए पार्टिकल जहां से भी चलेगा ना उसको आप इनिशियल पॉइंट मानिए और जहां पे जाएगा वह फाइनल पॉइंट होगा। तो जब भी हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं तो हम फाइनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को माइनस करते हैं। तो यहां ध्यान दीजिए हमने क्या लिखा है, जब पार्टिकल ए से बी जाएगा तो यहां पे x1 से x2 गया x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में y1 से y2 गया और z डायरेक्शन में z1 से z2 गया। तो हम इसको वेक्टर फॉर्मूला कुछ इस तरह से लिखेंगे, फाइनल पोजीशन मतलब फाइनल में जो x है उसमें से जहां से चलना स्टार्ट हुआ था इनिशियल पोजीशन का x को माइनस करेंगे और ये x डायरेक्शन का कैलकुलेशन हो रहा है तो हम इसको i कैप में लिखेंगे। जैसे आप जानते हैं x को i कैप, y को j कैप और z को k कैप से डिनोट करते हैं इन वेक्टर। ठीक है, तो यहां पे हमने फाइनल x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप ये लिखा है, जो कि डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर फॉर्मूला है क्योंकि इसमें i, j और k कैप आपको देखने को मिल रहा होगा। अगर मान लीजिए इसको आपको मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो आप सिंपल क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यानी किसी भी वेक्टर का आप मैग्नीट्यूड इसी से कैलकुलेट करेंगे। यानी जब भी वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना होगा तो आप क्या करेंगे, अंडर रूट जिस भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें आई कैप का जो भी कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस जे कैप का जो भी कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस के कैप का जो भी कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर। इस तरह से आप किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पे फिलहाल हम केवल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो आप इस दोनों फॉर्मूले से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में और उसका मैग्नीट्यूड दोनों कैलकुलेट कर पाएंगे। तो जब भी डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ पूछा जाएगा तो कुछ ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा, इसीलिए आपको ये कैलकुलेशन पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब बढ़ते आगे एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और एवरेज एक्सेलरेशन की तरफ। अब जब भी आपसे एवरेज टर्म की कैलकुलेशन करवाई जाती है ना, चाहे वो एवरेज वेलोसिटी हो, चाहे वो एवरेज स्पीड हो या फिर एवरेज एक्सेलरेशन हो, इन तीनों में जब भी आपसे कुछ पूछा जाए तो सीधा आप अपने माइंड में फॉर्मूले को लेके आए।
कि जो एवरेज वेलोसिटी होता है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है, जो एवरेज स्पीड होता है वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, और एवरेज एक्सेलरेशन जो कि आप देख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम होता है कि कितने टाइम में ये वेलोसिटी चेंज हुई है। आया समझ में? तो कहने का मतलब इस तीनों ही एवरेज टर्म का कैलकुलेशन आप सिंपल फॉर्मूले याद रख के कर सकते हैं, क्योंकि जब भी इस तरह से कुछ पूछा जाएगा तो सिंपल वो फॉर्मूले से ही सोल्व होगा। इसलिए आप इस फॉर्मूले को बहुत ही अच्छे से अपने माइंड में याद करके प्लस समझ के रखें। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि 11th का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जो आप भी जानते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है। इससे पहले इसको हम यूज करते कब है, तो जैसा आप यहां पे देख सकते हैं एक्सेलरेशन कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आप इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि नहीं। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो फिर आप इक्वेशन ऑफ मोशन यानी यहां पे जो भी 4 इक्वेशंस लिखे हुए हैं इन चारों इक्वेशन को आप यूज आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, फिर v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एसेंथ इसका मतलब है, एसेंथ का मतलब जैसे s का मतलब आप वहां पे देख सकते हैं, s का मतलब डिस्प्लेसमेंट है, तो उसी तरह s nth का मतलब होता है किसी nth सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, जैसा आप नीचे वह देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को भी आप एज इट इज याद रखें कि Sn किसी भी सेकंड nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट, यानी मान लीजिए कि कोई पार्टिकल 0 से स्टार्ट हुआ t इक्वल्स टू 0 पे और t इक्वल्स टू 5 सेकंड पे जा रही है, और आपसे केवल ये पूछा गया है कि बताओ 3 से 4 सेकंड के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो nth सेकंड की बात हो रही है, मतलब 3 से 4 सेकंड में। आया समझ में? तो वहां पे 3rd सेकंड की डिस्प्लेसमेंट अगर मान लीजिए आपसे पूछा जा रहा है तो n की वैल्यू 3 आ जाएगी। अगर केवल 4th सेकंड का डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है तो आप यहां पे n की जगह 4 रखेंगे। आया समझ में? मतलब इस फॉर्मूले के यूज से आप किसी 1 सेकंड के इंटरवल का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप ये चारों फॉर्मूले को अच्छे से याद रखें। ठीक है, बात करें यहां पे v, u, a और t क्या है, तो आप लिखा हुआ देख सकते हैं, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल का कितना है, v का मतलब फाइनल वेलोसिटी, a का मतलब एक्सेलरेशन और s का मतलब डिस्प्लेसमेंट, जो कि हमने यहां पे अभी समझा हुआ था। तो ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब भी आप रेक्टिलिनियर मोशन में क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, यानी मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं 4 फॉर्मूले के हेल्प से सोल्व हो जाते हैं। तो आपको इसको याद करने के साथ साथ इसके कुछ एग्जाम्पल भी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए ताकि आप इस फॉर्मूले को अच्छे से यूज कर सके। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं आगे। अगर मान लीजिए यहां पे जैसे हमने लिखा था कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो हम वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हुआ तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे? बिल्कुल भी नहीं, फिर अपन इस फॉर्मूले से यूज करेंगे। यानी यहां पे क्या लिखा है, मोशन विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन। अगर पार्टिकल की एक्सेलरेशन चेंज हो रही है टाइम के साथ या पोजीशन के साथ चेंज हो रही है तो फिर आप इस तरह से कुछ फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पार्टिकल का पोजीशन दे रखा है, पोजीशन मतलब समझ में आता है ना कि कोई पार्टिकल मान लीजिए x में चल रहा है, तो x में जब चलेगा तो x इक्वल्स टू कभी 1 पे रहेगा, कभी 1.5 पे, कभी 2 पे, यानी टाइम के साथ साथ पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट चेंज हो रही है ना। तो वही चीज लिखा है हमने कि पार्टिकल का जो x है, पोजीशन है x डायरेक्शन में, वो टाइम के साथ चेंज हो रही है। तो अगर आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करना होगा कि बताओ पोजीशन चेंज हो रही है तो कितनी स्पीड से पार्टिकल चल रही होगी, तो आप v इज इक्वल्स टू dx बाई dt करेंगे। यानी अगर पोजीशन टाइम का फंक्शन दे रखा है तो आप उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा तो आपको पार्टिकल की वेलोसिटी मिल जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर मान लीजिए पार्टिकल की वेलोसिटी ही दे रखी है जो टाइम के साथ चेंज हो रही है, ऐसा कुछ वेलोसिटी कांस्टेंट वगैरह नहीं है, टाइम के साथ चेंज हो रही है, और फिर आपको पूछा जाए कि बताओ पार्टिकल की एक्सेलरेशन कितनी होगी। अब मैं थोड़ा सा इससे हटके बात कर रहा हूं, ये बताइए अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हमने एक्सेलरेशन निकाला क्यों? तो आपने पढ़ा होगा वेलोसिटी को एक ही चीज चेंज कर सकती है और वो क्या होता है, एक्सेलरेशन। यानी वेलोसिटी को चेंज करने का काम एक्सेलरेशन को ही दिया गया है। यानी वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो कुछ हो या ना हो एक्सेलरेशन को होना ही पड़ेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ही है जो वेलोसिटी को चेंज कर रहा है। आया समझ में? इसीलिए यहां पे वेलोसिटी चेंज हो रही है अगर टाइम के साथ, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी होगा। तो अगर मान लीजिए आपका एक्सेलरेशन पूछ दिया जाए फिर क्या करिएगा? तो एक्सेलरेशन को निकालने के लिए हम इस वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू dv बाई dt आ जाएगी।
यहां तक क्लियर है। लेकिन यहां देखिए कई बार ना वेलोसिटी आपको टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं एक्स का फंक्शन दिया जाएगा। यानी फॉर एग्जांपल समझिए कि पार्टिकल यहां था, ये पार्टिकल चलना स्टार्ट कर रहा है, तो पार्टिकल टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज कर सकती है, प्लस साथ ही साथ पोजीशन भी तो पार्टिकल का चेंज हो रही है ना। मतलब वेलोसिटी जो है वो दो चीज का फंक्शन हो सकता है, या तो टाइम का या फिर पोजीशन का। तो अगर टाइम का फंक्शन है तो आप एक्सेलरेशन के लिए dv/dt कीजिएगा, और अगर वेलोसिटी x का फंक्शन है यानी डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन का फंक्शन है, तो फिर एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा जो कि a = v dv/dx है। आया समझ में? तो ये तीनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट होते हैं जब आपको वेलोसिटी या फिर पोजीशन या फिर वेलोसिटी का पोजीशन के फंक्शन में गिवन होता है, तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन वगैरह फाइंड करने के लिए। तो आपको ये सारे फॉर्मूले अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। फिर बढ़ते हैं आगे। यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ। एक्सटी ग्राफ का मतलब क्या है? पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ समझ में आ जाएगा आपको। तो अगर पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है और उसका अगर आप स्लोप निकालते हैं, स्लोप क्या होता है? dx/dt। आप जानते भी हैं कि डिफरेंशिएशन का मतलब स्लोप का होता है। तो एक्सटी कर्व का जो भी स्लोप होगा वो आपको वेलोसिटी दे देगा। आपको ये याद रखना है कि अगर पोजीशन और टाइम के बीच में ग्राफ दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि बताओ वेलोसिटी कितनी होगी पार्टिकल का, तो आप सिंपल क्या कीजिएगा, जिस भी टाइम पे वेलोसिटी पूछा जाएगा उस टाइम पे उस ग्राफ का स्लोप निकाल लेना है। तो dx/dt जो भी आएगा वही पार्टिकल की वेलोसिटी हो जाएगी उस पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है। फिर अगर आप देखिए स्लोप ऑफ vt ग्राफ, vt मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और स्लोप का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन। तो vt ग्राफ का मतलब dv/dt। तो अभी हमने पढ़ा है कि dv/dt क्या होती है? एक्सेलरेशन। इसका मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो भी स्लोप होगा वो आपको एक्सेलरेशन देगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ vt ग्राफ। एरिया ऑफ vt ग्राफ मतलब अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है और उसका अगर आप एरिया निकालिएगा ना तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। आया समझ में? तो ये सब आपको ध्यान रखना है। उसी तरह से अगर मान लीजिए आपको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया है, मतलब एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में आपको ग्राफ दे दिया गया है और फिर चेंज इन वेलोसिटी वगैरह कुछ पूछा गया है, तो आप एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया निकालिए। जो भी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया आएगा वो पार्टिकल के चेंज इन वेलोसिटी को दे देगा। जिस भी दो पॉइंट के बीच में एरिया निकालिएगा ना, उन दो पॉइंट के बीच में चेंज इन वेलोसिटी कितना है वो आपको मिल जाएगा। तो कहने का मतलब जो भी आपने अभी देखा है और जितना आपने अभी फॉर्मूले को समझने की कोशिश किया है, यही सारे फॉर्मूले हैं जो रेक्टिलिनियर मोशन यानी मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर में इंपॉर्टेंट होता है, जो आपको पता होना ही चाहिए। केवल इस चैप्टर के लिए नहीं, पूरी फिजिक्स को अच्छे से समझने के लिए ये सारे फॉर्मूले ही इंपॉर्टेंट है, जो 11th में नहीं 12th में भी बहुत ज्यादा यूज होगी। तो इसीलिए आप इसको अच्छे से याद करिए। हम लोग इसी तरह से सारे चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो भी होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सारे ही फॉर्मूले को अच्छे से हर वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसी तरह से छोटे छोटे ही वीडियो रहेंगे, ऐसा बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा। तो आप खाना खाते, घूमते टहलते, कभी भी कहीं भी आप आराम से टहलते टहलते भी इस छोटे छोटे वीडियो के हेल्प से आप सारे चैप्टर को रिवाइज कर पाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ फायदा जरूर हुआ होगा। फिर से हम आपको बोलना चाहेंगे, जो भी आपने अभी फॉर्मूला देखा है इस चैप्टर का, आपको कुछ हो, आता हो या ना आता हो, उम्मीद करते हैं आता ही होगा, लेकिन अगर कहीं नहीं आता हो तो ये तो आना ही चाहिए। समझ में आ गया? तो आप अच्छे से सारे फॉर्मूले को लर्न कीजिए, थोड़ी बहुत इस पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा न्यूमेरिकल का, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि सारे फॉर्मूले को हम अप्लाई करते कैसे हैं, ठीक है। बाकी हम मिलेंगे अगले चैप्टर में एक इसी तरह के नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।